Hello everyone, I'm Abhishek Nath and welcome to another episode of Learn with LegalEdge, जहाँ पे हम लोग एक टॉपिक देखते हैं but within the time frame of 1000 seconds. So आज का टॉपिक है the recent ban of 7 persistent organic pollutant chemicals that has been done by the cabinet. Now इट माइट बी अ बिट ओल्ड, ये अक्टूबर में हुआ था, ये अक्टूबर में ये न्यूज़ आई थी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट इज दिस persistent organic pollutants. So let the timing begin. So what we are going to cover in this video, let's have a look. Recent news, what is PoP, then what is bioaccumulation, what is biomagnification, Stockholm Convention, significance, global environment facility, and then we'll have a quick summary as we always do. So firstly, recent news हम लोग देख लेते हैं कि यूनियन कैबिनेट ने अभी रैटिफिकेशन किया है स्टॉकहोम कन्वेंशन का, जहां पे 7 हैजर्डस केमिकल्स को बैन करने की बात की गई थी. Now let us have a look that what is this POP. It's not plaster of Paris, it's actually persistent organic pollutants. Now इस नाम के आप जो adjectives है उसे देख लीजिए and you will get a proper view of this. Organic होना चाहिए and this should be persistent in nature. Now these are chemicals of global concern due to their potential for long range transport. मतलब ये अगर किसी के बॉडी में आ जाता है POP, it can remain in there for a long time और ये फूड चेन के थ्रू हायर ट्रॉफिक लेवल्स में जा सकते हैं. एंड इट इज persistence in environment, मतलब ये बहुत जल्दी बायोडिग्रेड नहीं होता, इट रिमेन्स इन दैट बॉडी. देन एबिलिटी टू बायोमैग्निफाई एंड बायोअक्यूमुलेट इन द इकोसिस्टम्स as well as their significant negative effects on human health and environment, obviously. नाउ इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि DDT जो कि इंसेक्टिसाइड्स में यूज किया जाता है, देन इंडस्ट्रियल केमिकल्स, देन देयर आर पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स जिसको PCBs बोला जाता है. PCBs यूज किया जाता है कूलेंट्स में और कई सारे चीज़ों में. देन जो कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं उसके कई अनइंटेंशनल बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो सब बहुत डेंजरस होता है एंड दे ऑल कम अंडर दिस POP. नाउ POP अगर किसी इंसान के बॉडी सिस्टम में आ जाता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एक्सपोजर टू POPs can lead to cancer, damage to central and peripheral nervous systems, diseases of the immune system, reproductive disorders and interference with नॉर्मल इन्फेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. देखिए WHO ने अभी एक रिपोर्ट दिया था कि ये POPs के वजह से इन्फेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. वाई? बिकॉज जो न्यू बॉर्न्स होते हैं दे आर ब्रेस्ट फेड एंड व्हाट हैपेंस, दिस POP it passes into that breast milk and it enters into the body of that infant. And क्योंकि ये इन्फेंट जो है उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, इट स्टिल हैज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ इन इटसेल्फ, दे गेट पॉइजन्ड इन अ वेरी हार्मफुल वे. अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज बायोअक्यूमुलेशन. See, to understand bioaccumulation, we are gonna understand it through an example. Now, have you heard of the term as mad as a hatter? I think you have. इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा एंड आप लोग idioms पढ़ रहे हो तो I think you have heard of this. Now, ये as mad as a hatter जो है, this is actually coming from bioaccumulation. कैसे? देखिए, this is a 13th century or 14th century hat that people in England used to wear. ये काफ़ी टाइम तक पहनते थे ये लोग, 15th century, 16th century तक. So what happened? The people who used to work in this hat business had to use lots of mercury. Mercury से इन सब hats को stiff बनाया जाता है. Now mercury is a very hazardous chemical that gets accumulated in the brain tissues of human beings. यानी कि जो वर्कर्स काम करते थे हैट इंडस्ट्री में, उनके ब्रेन टिश्यूज में मर्करी का एक्यूमुलेशन होता था. एंड सिंस mercury is
ऑलमोस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसलिए उनके ब्रेन टिश्यूज से ये जाते भी नहीं थे, हटते भी नहीं थे। एंड दैट इज बायो अक्यूमुलेशन, मतलब हैजर्डस केमिकल्स जो इंसान के या फिर एनिमल्स के बॉडी टिश्यूज में एक्यूमुलेट होता है। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द केस ऑफ डीडीटी। Now, DDT spray किया जाता है as insecticides for crops. Now, crops are then laced with DDT. अब सोच लीजिए कि ये इंसान है, इसने ये क्रॉप्स को कंज्यूम किया। So what will happen? His body will get accumulated with DDT. ये DDT जो है it gets accumulated in the fat tissues of the human body or any other body or of any other organism, और इसी से पॉइजनिंग हो सकता है। एंड दैट माय फ्रेंड्स आर bioaccumulation. Then we are gonna have a look at what is biomagnification. For example, think this is an industrial effluent that is being discharged in river water. Now, this river water is full of industrial effluents and harmful and hazardous chemicals. अब क्या हुआ? These are zooplankton. सोच लीजिए कि ये छोटे हैं, तो इसलिए इन्होंने 0.5 यूनिट्स ऑफ हैजर्डस केमिकल्स लिया है। एक ने 0.5 यूनिट्स लिया है। नाउ व्हाट विल हैपन? वन बिग फिश कम्स एंड ईट्स all the 4 of them. So what will happen? This 0.5 units will get multiplied into 4, क्योंकि चारों यहीं पे आ गए, इसी के बॉडी में आ गए। सो दिस फिश विल हैव 2 यूनिट्स ऑफ हैजर्डस केमिकल्स। तो हमने क्या देखा? हायर ट्रॉफिक लेवल में जाके मैग्नीफाई हो गया जो हैजर्डस केमिकल्स है, एंड दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। अब सोच लीजिए कोई इंसान आया एंड दैट पर्सन ईट्स दिस फिश, तो उनके बॉडी में ऑब्वियसली 2 यूनिट्स आ गया, पर ये अपनी जिंदगी में सिर्फ एक फिश तो खाएंगे नहीं, ये बहुत सारे फिशेस खाएंगे। तो वी कैन मल्टीप्लाई दिस इन टू 2 to the power n टाइम्स, यानी कि 2n टाइम्स ये हैजर्डस केमिकल्स इनके बॉडी में आ गया। दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। नाउ दिस कैन हैपन not only in human beings, it can happen to a seal. For example, इस seal ने इन तीनों fishes को खाया, so biomagnification happens in this. Then उसके जगह पे अगर किसी polar bear ने खाया, then it will happen in a polar bear. तो हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग higher trophic levels में जा रहे हैं, it is getting magnified and that is called biomagnification. और एक एक लेवल में ये भी हमने देखा कि there is bioaccumulation that is going on, and then as we go to the higher trophic level there is biomagnification. देखिए एक चीज तो पक्की हो गई कि ये जो सारा प्रॉब्लम है इट हैज बीन कॉज्ड बाय पीओपी, इसलिए द स्टॉकहोम कन्वेंशन वाज साइंड टू स्टॉप द यूजेज ऑफ पीओपीज एंड सेव द एनवायरनमेंट। दिस वाज ओपन फॉर सिग्नेचर इन 2001 इन स्टॉकहोम, जो आपको पता है स्वीडन में है, एंड इट बिकेम इफेक्टिव सिंस द ईयर 2004। इसमें 12 केमिकल्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसको नाम दिया गया डर्टी डॉजन, और बताया गया कि इन सबको या तो बैन करना पड़ेगा यूजेज उन लोगों का, या फिर उसका यूजेज जो है एकदम कर्टेल करना पड़ेगा। नाउ दीज 12 केमिकल्स हैव बीन केप्ट इन 3 कैटेगरीज: पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। इसमें कई सारे हैं: ऑल्ड्रेन, क्लोरडेन, डीडीटी, डायल्ड्रेन, एंड्रेन, हेप्टाक्लोर, हेक्साक्लोरोबेंजीन, माइरेक्स, टॉक्साफिन, ऐसे बहुत सारे हैं, 12 हैं एक्चुअली। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ने बताया कि 9 out of 12 of these things will have to be banned outrightly. DDT के लिए उन्होंने बताया कि it has to be used in a controlled way to control malaria. और बाकी जो है डायोक्सिन्स एंड फ्यूरान्स, इनका जो यूजेज है उसको बहुत कम करना पड़ेगा। वी हैव टू कर्टेल डाउन इट्स यूजेज टू अ मिनिमम। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। क्या इंडिया ने इसको रेटिफाई किया? द आंसर इज यस। इंडिया रेटिफाइड स्टॉकहोम कन्वेंशन इन द ईयर 2006 एंड इट डिड अंडर द आर्टिकल 25(4) of the Stockholm Convention, which means India will have an option to opt out.
यानी कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या होता है, एनेक्शर्स में ऐसे डिफरेंट केमिकल्स ऐड किए जाते हैं कि अब इस केमिकल को बैन करना पड़ेगा, अब इस केमिकल की यूजेज को कम करना पड़ेगा। तो अगर कोई अचानक से अमेंडमेंट हो जाता है स्टॉकहोम कन्वेंशन में और उसे एनेक्शर में ऐड कर लेते हैं, देन इंडिया कैन ऑप्ट आउट ऑफ दिस। इंडिया कैन से दैट आई एम नॉट गोना इम्प्लीमेंट दिस अमेंडमेंट, मैं इस केमिकल को इस केमिकल का यूजेज कम नहीं करूंगा या फिर इसको बैन नहीं करूंगा। इंडिया विल हैव द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग आउट। और कोई भी ऐसे अमेंडमेंट आता है तो वो इंडिया पे ऑटोमेटिक लागू नहीं होगा। इंडिया विल हैव टू submit an instrument of ratification or acceptance letter, and then it can be executed in India. So India is a part of Stockholm Convention, but under Article 25(4), which means India has the alternative or option to opt out. Now recent reform क्या है, देखिए यूनियन कैबिनेट ने अभी रेटिफाई किया है जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए थे, 7 और केमिकल्स को ऐड किया गया था इन द स्टॉकहोम कन्वेंशन। इंडिया हैज बैंड those 7 chemicals. And this has been done as per the regulation of Persistent Organic Pollutants rule, which is given under the provisions of the Environment Act 1986. So ये 7 chemicals कौन कौन से हैं? क्लोरोडिकॉन, हेक्साब्रोमोफेनाइल, इन सब के एक यूजेज है। जैसे कि क्लोरोडिकॉन इट इज यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड्स, देन हेक्साब्रोमोफेनाइल जो है इट इज यूज्ड एज अ प्लास्टिक एडिटिव, यानी कि जो आपकी टीवी स्क्रीन्स है या फिर जो मॉनिटर्स है कंप्यूटर्स के, उन सब में ये प्लास्टिक एडिटिव दिया जाता है। इट्स एक्चुअली द सेम थिंग फॉर दीज 3 थिंग्स, हेक्साब्रोमोफेनाइल, टेट्राब्रोमोफेनाइल एंड ऑल दीज थिंग्स। देन पेंटा क्लोरोबेंजीन, ये यूज़ किया जाता है एज अ फूड एडिटिव, जो फास्ट फूड होता है उसमें ये काफ़ी पाया जाता है। देन हेक्सा ब्रोमोसाइक्लोडिकेन, ये यूज़ किया जाता है फॉर थर्मल इंसुलेशन, जो बिल्डिंग्स में यूजेज किया जाता है थर्मल इंसुलेशन के लिए, फोम्स यूज़ किया जाता है एंड ऑल दीज थिंग्स, इट हैज़ हेक्साब्रोमोसाइक्लोडिकेन। देन हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइइन, ये जो है ये रबर कंपाउंड्स में पाया जाता है, रबर कंपाउंड्स प्लस लुब्रिकेंट्स, ऑल दीज थिंग्स हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइइन ये मिलता है। तो यूनियन कैबिनेट ने बताया है कि वी आर गोना बैन ऑल दीज थिंग्स एज पर द स्टॉकहोम कन्वेंशन। ना इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी कुछ है। इंडिया स्टैंड्स फर्म ऑन इट्स कमिटमेंट टूवर्ड्स द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन, प्लस ये इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। Plus, the main thing, India can now have access to Global Environment Facility. अब ये Global Environment Facility क्या होता है? देखिए, Global Environment Facility is GEF. ये 1992 के रायो अर्थ समिट में शुरू हुआ था एंड इसके हेडक्वार्टर्स जो है इट इज़ इन वाशिंगटन DC, USA। देखिए, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे एनवायरमेंटल कन्वेंशंस हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और ट्रांजिशनिंग कंट्रीज़ है उनको पैसे चाहिए, डॉलर्स चाहिए। तो ऑब्वियसली इनको एग्जीक्यूट करने के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग और ट्रांजिशनिंग कंट्रीज। तो कौन कौन से एनवायरमेंटल कन्वेंशंस के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी पैसे देते हैं? UNFCCC कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCBD बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, POPs जैसे कि हमने देखा स्टॉकहोम कन्वेंशन, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, देन UNCCD यानी कि कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड द मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। नाउ इसको मैनेज कौन करता है? मैनेज जॉइंटली किया जाता है बाय UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, राइट। इन ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इसको मैनेज करते हैं। ओके, नाउ लेट अस हैव अ क्विक समरी। देखिए, अभी यूनियन कैबिनेट ने 7 केमिकल्स को बैन किया है बिकॉज दीज आर POPs। POPs का मतलब है पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स विच कॉज बायोअक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। इनको कंट्रोल करने के लिए देयर इज एन एनवायरमेंटल कन्वेंशन जिसका नाम है
स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए इंडिया इज ऑलरेडी अ पार्ट। 2006 में इंडिया ने साइन किया था इसको, बट इट इज अंडर द आर्टिकल 25(4), यानी कि इंडिया के पास ऑप्ट आउट ऑल्टरनेटिव है, ऑप्ट आउट ऑप्शन है इंडिया के पास। एंड देन स्टॉकहोम कन्वेंशन में अभी 7 केमिकल्स को ऐड किया गया था और इंडिया ने उन 7 केमिकल्स को बैन कर दिया है। नाउ इंडिया विल हैव द एक्सेस टू ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इतने सारे जो एनवायरमेंटल कन्वेंशंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको डेवलपिंग कंट्रीज एंड ट्रांजिशनिंग इकोनॉमीज को फाइनेंस करने के लिए दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस. So that is it for this video. I hope you have understood this. I will see you in the next one. Till then, bye bye and all the very best. Thank you.